तो यहाँ पर हम देखें विविध प्रश्न वाला टूल हम देखें। विविध प्रश्नमाला टूल। खंड में घातों का योगफल पूछा है, तो घातों का योगफल 196 गुणनखंड हम करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? जैसे कि 2 का भाग दें इसमें, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल, तो ये 2 का भाग दें, तो ऐसा कोई भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो घातों का योगफल आएगा 4। क्योंकि 4 अंक कैसे होंगे? इसमें 8 का भाग जा सकता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 8 चौक 32, 8 का भाग नहीं जा रहा है यहाँ पर। 4 का 196 में हम देखते हैं, 2 का भाग सबसे पहले, 2 2 नाम 18 और 2 इंटे 16, फिर 2 का देते हैं, 2 चौक 8 और 2 नाम 18, फिर 7 का देते हैं, 27 2 गुणन 4, फिर 7 का देते हैं 1, यानी 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 आ रहा है। तो इसमें पावरों का योग कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा 4। सेकंड क्वेश्चन देखें। जैसे कि दो संख्याओं को, m को लिखा हुआ है m इक्वल टू पी क्यू की पावर 3 और n को लिखा हुआ है यहाँ पर n इक्वल टू पी की पावर 3 क्यू स्क्वायर, इसके रूप में लिखा गया है। m और n का महत्तम समवर्तक बताना है और p और q अभाज्य संख्या है, तो महत्तम समवर्तन बताएं, यानी कि में से। तो महत्तम समवर्तन को हम कह सकते हैं कि एचसीएफ में हमें कम से कम पॉइंट निकालने होते हैं। कम से कम पॉइंट में यहाँ पर p और p की पावर 3 में कम क्या है? p है। q की पावर 3 और q के स्क्वायर में कम कम क्या है? यहाँ पर q स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा p q स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 95 और 152 का महत्तम समवर्तन यानी एचसीएफ निकालना है। 95 है और 152 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो हम इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 95 का भाग देते हैं 152 में, कितनी बार जा रहा है? 95 एकम 95, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ 14, 14 में से 9 गए तो 5, 57, फिर 57 का भाग देते हैं 95 में, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी 57 वन, 95 को लिख सकते हैं हम 95 यानी 152 को लिख सकते हैं 152 इक्वल टू 95 इंटू 1 प्लस 57, फिर 57 का भाग देंगे 95 में, तो ये जाएगा 57 एकम 57, 15 में से 7 गए तो 8, यानी रह गया 8 में से 5 गए 3, 38, फिर 38 का भाग देंगे, 38 का भाग देंगे 57 में, कितनी बार जाएगा? एक बार, 38 एकम 38, 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ रहेगी 4, 4 में से गए तो 19, 19 का भाग देंगे 38 में, 19 दूनी 38, तो आ गया भाग 0। इसका मतलब आंसर क्या होगा? हमारा 19 आंसर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन के लिए। चौथा क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1080, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 1080 दे रखा है। उसका महत्तम समवर्तक 30 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि उसका में से दे रखा है 30, तो ले से ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो में से यानी कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू होता है संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला संख्याओं का गुणनफल। अब हमें एक
जी तो 1 0 से 1 0, 3 या 9, यहाँ 1 18 और 3 6 18, 36 आंसर होगा हमारा इसका। नेक्स्ट हम देखें पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में क्या है, 441 में भाग देना है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। ये बताना है कि इसका शांत है अशांत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार है वो 2 और 5, यहाँ पर 7 भी आ रहा है, इसका मतलब ये अशांत है। लेकिन 49 का भाग हम दे सकते हैं। यहाँ पर 49 का भाग इसमें देखें, 7 का भाग दें, 7 8 7 8 49, 7 6 के 42 और 7 या 21, फिर 7 का दे सकते हैं 9 बार, यानी ऊपर 9 हो जाएगा और 7 7 का स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा। इसका मतलब है नीचे की साइड 2 और 5 ही बचेगा। 2 और 5 बचने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये शांत है। तो ये आंसर आएगा शांत है, क्योंकि 7 का पावर 2 से 441 को काटा तो 9 बार कट रहा है। नेक्स्ट हम देखें छठवा क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या है, एक परिमेय संख्या दे रखी है 43 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो इसको हमें दशमलव प्रसार को कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो दशमलव प्रसार का अंत करने के लिए हमें जैसे 2 की पावर 3 दे रखा है, 2 की पावर 2 दे रखा है यहाँ पर, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, 43 इंटू 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 2 की पावर 2 है, उसको 2 की पावर 3 हो जाएगा, एक और 2 जोड़ देंगे तो, और यहाँ 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा, और 43 दूनी 46, तो 46 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा पॉइंट। तो इसका मतलब 3 अंकों के बाद में इसका अंत हो जाएगा, 3 अंक आ जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखें। सातवें क्वेश्चन में क्या है, सबसे न्यूनतम संख्या जिसमें अंडर रूट 27 को गुणा करने पर, अंडर रूट 27 को गुणा करने पर किसी संख्या से, वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। सबसे न्यूनतम संख्या जिसमें अंडर रूट 27 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो अंडर रूट 27 से गुणा करेंगे तो एक प्राकृत संख्या क्या प्राप्त होगी। अंडर रूट 27 का मान अगर हम बाहर निकालें तो इसमें से अंडर रूट 27 का मान कोई याद नहीं रही है, तो इसमें हम अंडर रूट 27 को अंडर रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्राकृत संख्या आ सकती है। तो हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 27 आ जाएगा, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, इस तरीके की संख्या प्राकृत संख्या होती है। अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यानी 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। इससे भी हम बाहर कुछ प्राकृत संख्या नहीं ले सकते, इसलिए अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 27 क्या हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, 27 इंटू 3 आ जाएगा। तो 7 या 21, आंसर लगे 2, 3 दूनी 6, 1 4 2 8, 81 आंसर आ जाएगा। तो 81 हमारे प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट हम देखें आठवां क्वेश्चन। जैसे कि आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर हैं तो संख्याएं होनी चाहिए। अगर एलसीएफ और एचसीएम बराबर हैं तो वो संख्या किस प्रकार की होंगी। जैसे हम देखें यहाँ पर 4 इंटू 4, इनका एलसीएम और एचसीएफ बराबर होगा। एलसीएम हम देखें तो एलसीएम भी इसका 4 आएगा, एचसीएफ भी 4 आएगा। दो संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं जिनका एचसीएफ और एलसीएम बराबर है तो संख्याएं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो संख्याएं समान होंगी, समान संख्या होंगी। नेक्स्ट हम देखें नौवां क्वेश्चन। जैसे 2 2 को रख सकते हैं, 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आता है। अब देखें नौवां क्वेश्चन में ए तथा 18 का एलसीएम है 36, ए और एक 18 है, इसका एलसीएम कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। और ए तथा 18 का एचसीएफ है 2, एचसीएफ कितना दे रखा है 2, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखें ए इंटू 18 कर देते हैं, ए इंटू 18 यानी संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 36 इंटू 2, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 डिवाइड बाई 18, तो क्या आ जाएगा
18 एक चौको 72, यानी 4 आंसर आ जाएगा, तो 4 आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या है, n प्राकृत संख्या है, तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक, प्राकृत संख्या में 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है, तो प्राकृत इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पर 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 करें तो 6 में से 5 गए तो 1, तो 1 बच रहा है इकाई का। 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 करें तो ये हो जाएगा 5 6 की पावर 2 36 और 5 की पावर 2 25। तो 36 में 25 गया, 6 में से 5 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1, तो फिर भी कहीं कहीं 1 आएगा। अगर 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 करें तो 6 की पावर 3 216 माइनस 5 की पावर 3 125, तो ये भी हमारी वैल्यू 1 ही आएगी। 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ रहेगी 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ रहेगी 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो ये आ जाएगा 81, फिर भी हमारा कहीं कहीं 1 ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। यदि P डिवाइड बाई Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, P डिवाइड बाई Q और यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या है, तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा कि P बाई Q एक शांत दशमलव है? तो शांत दशमलव के लिए क्या प्रतिबंध है? शांत दशमलव के लिए प्रतिबंध है यहाँ पर जैसे कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये इस रूप में होनी चाहिए, ये Q है इस रूप में होनी चाहिए, और m और n है यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखें 12वां नंबर क्वेश्चन। जैसे सरल करना है हमें 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 बाई 2 अंडर रूट 5, यहाँ पर हम देखें जैसे कि सरल करना है और ये बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। 12वां नंबर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20, 3 अंडर रूट 20 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 5, ये हमें बताने की परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट 45 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, प्लस 3 अंडर रूट 20 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 5। तो यहाँ से क्या आ जाए, 3 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 5, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 5, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 6 और 6 डिवाइड बाई एक परिमेय संख्या के रूप में हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखें। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक दे रखा है 4 क्यू प्लस 1, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में दे रखा है? 4 क्यूब प्लस 1 के रूप में दे रखा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में है, 4 क्यूब प्लस 3 का रूप, और क्यूब कोई पूर्णांक नहीं है, कोई सबसे पहले हम देखें यहाँ पर ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं, ए को हम मान लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, और ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है,
ए और बी चार के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? ए इक्वल टू 4q प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है। यानी यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है। तो इसके संभावित शेषफल क्या हो सकते हैं? 0 से ज़्यादा और 4 से कम। तो इसके शेषफल हो सकते हैं 0 से ज़्यादा यानी 0, 0 के इक्वल भी हो सकती है लेकिन 4 से कम है, तो 0, 1, 2 और 3 ये 4 हो सकते हैं। तो इसको हम चारों रूपों में लिख सकते हैं, यानी ए के मान हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? 0 लिखें तो 4q हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखें तो 4q हो जाएगा। आर की वैल्यू अगर 1 लिखें तो ये लिखेंगे 4q प्लस 1। अगर आर की वैल्यू 2 लिखें तो ये होंगे 4q प्लस 2। और इसकी वैल्यू 3 रखें तो इसको लिखेंगे 4q प्लस 3। और यहाँ पर हम बोले कि q कोई भाज्य है, क्योंकि ये भाग जा रहा है इसलिए ये q यहाँ पर क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगी, भाज्य संख्या। अब हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये सभी 2 से भाज्य हैं, q एक भाज्य संख्या है और सभी 2 से भाज्य जो सम संख्या हैं, तो जो सभी 2 से भाज्य होने के कारण सम धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है वो किस रूप में होगा? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है, क्योंकि q एक भाज्य है और q एक भाज्य है इसलिए 4q प्लस 2 है, ये क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। और 4q भी एक तरीके से सम संख्या हो जाएगी। इसका मतलब विषम पूर्णांक हमारे पास में 2 होंगे और इसी रूप में हमें दर्शाना था इनको, विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। नेक्स्ट हम देखें 14 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध करना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किससे भाज्य है? 2 से भाज्य है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक है वो n है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक है वो n प्लस 1 है। तो इनका गुणांक, इन दोनों का गुणांक कर दिया, ये 2 से भाज्य, ये हमें सिद्ध करना है। तो 2 से भाज्य सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? n की वैल्यू 1 रखनी होगी, 2, 3 ये सब रख के देखना होगा। तो n की वैल्यू 1 रखें तो 1, 1 प्लस 1 2 से भाज्य हो रहा है, 1 आ रहा है। n की वैल्यू 2 रखें तो 2, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जा रहा है 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 आ रहा है। तो इस तरीके से भाग दे रहे हैं यहाँ पर, तो 6 आ रहा है। 3 रख के देखें तो 3, 3 प्लस 1 यानी कि 4 दिया 12 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सभी 2 से भाज्य हैं। तो यहाँ पर n के और भी कोई भी मान लेकर ये सिद्ध किया जा सकता है कि दो जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है सदैव 2 से भाज्य होता है। नेक्स्ट हम देखें 15वां नंबर क्वेश्चन। हमें ज्ञात करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे भाग दें तो 2053, 967, 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्या बचे? यहाँ पर 5 बचना चाहिए शेषफल, ये शेषफल है। और यहाँ पर 7 बचना चाहिए। वो बड़ी संख्या हमें निकालनी है। तो वो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जिसका हम भाग दें दोनों में, तो भाग देने वाली संख्या हमें निकालनी है। वो बड़ी से बड़ी भाग देने वाली संख्या जिसमें 2053 में भाग दे तो 5 बचे, 2967 में भाग दे तो 7 बचे। तो इसका मतलब शेषफल वाली संख्या हम बढ़ा देते हैं, पूरा पूरा भाग देते हैं। तो 2053 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 2048। और 967 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 960। फिर इन दोनों का हम क्या निकाल देते हैं? एचसीएफ निकाल देते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाता है? इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या वैसे यूक्लिड विभाजन से निकाल सकते हैं। जैसे 960 का भाग दें हम सबसे पहले, 960 का 2048 में भाग दें तो 9 दूनी 18 यानी कि 0,
6 दूनी 12, 8 लगी 1, 9 दूनी 18, 1 19, 1920। तो यहाँ बचेगा 8, 4 में से 2 गए तो 2, और 20 में से 19 गए तो 1, 128। फिर ये 1 0 हो जाएगा। 128 का भाग देंगे किसमें, 960 में। पूरा पूरा भाग नहीं देना हमें। फिर यहाँ पर जाएगा कम से कम 7 बार जाएगा। 7 8 56, हंस लगी 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, हंस लगी 1, 7 एकम 7 1 8। बचा कितना यहाँ पर, 64 बचेगा। 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ रह गए 5, 15 में से 9 गए तो 6। फिर 64 का भाग देंगे 128 में। कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 128। यानी आंसर क्या आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया 64। तो ये हमारा आंसर होगा 64। नेक्स्ट हम देखें 16वां नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में हमें व्याख्या करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और दूसरी संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो भाज्य संख्याएं क्यों हैं, व्याख्या ये करना है हमें कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या क्यों है इसके अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर। तो इसमें हम 13 कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले में। इसमें 13 कॉमन लेंगे तो ये बचेगी 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 इंटू 11 प्लस 1। यानी ये संख्या है वो 13 का गुणनखंड है, यानी 13 का इस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये भाज्य संख्या है। दूसरे क्वेश्चन में हम देखें, दूसरे क्वेश्चन में हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसका मतलब ये प्राप्त संख्या भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी संख्या हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वें क्वेश्चन में क्या होता है, दो संख्याएं दे रखी है, एक 306 दे रखी है और एक दे रखी है 657। इनका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 9 दे रखा है, एलसीएम पूछा है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल 306 इंटू 657 होगा। तो इसमें एलसीएम की जो वैल्यू आएगी, एलसीएम की वैल्यू आएगी 306 इंटू 567 डिवाइड बाई 9। तो 9 का भाग देंगे यहाँ पर तो 9 से कट जाएगी वैल्यू और आंसर आएगा 22,338। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देखते हैं। अठारहवें क्वेश्चन में क्या होता है, एक आयताकार बरामदा दे रखा है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर का एक आयताकार बरामदा दे रखा है, लंबा दे रखा है, ये तो लंबाई है। और 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा दे रखा है। 13 मीटर 20 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, चौड़ा दे रखा है। इसमें समान बीमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। आयत का क्षेत्रफल हम निकाले हैं 1800 मीटर 72 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चौड़ा है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 1320 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करें 1875 और 1320 के। तो 1875 के गुणनखंड होते हैं जैसे कि 1875 के गुणनखंड करें
1875 नहीं है, 72 है। 1872 के गुणनखंड करें तो सबसे पहले देखें लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 3 आएगा, यानी 8 का भाग दिया हमने। तो 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16। इसको अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1872 में 2 का भाग दिया 936, फिर 2 का दिया 4, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 का दिया 2, 3, 4, फिर 2 का दिया 117। 117 के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर 9 हो रहा है योग, तो 3 का भाग जा सकता है, 3 का दिया 3 9 और 9 27, फिर 3 का दिया 13, फिर 13 का दिया 1, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13, इसका गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से 1320 का करते हैं। 1320 का गुणनखंड करेंगे हम तो क्या होगा, 2 का भाग दिया 2 6 की 12, 2 6 की 12 0, 2 का दिया 330, फिर 2 का दिया 2 एकम 2, 2 6 की 12, 2 पंजे 10, 165। फिर यहाँ पर किसका देंगे, 3 का देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर देंगे 11 का, 11 पंजे 55, फिर 5 का देंगे 1, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एस सी एफ निकालना होगा। अगर वर्गाकार टाइल्स निकालनी है उसका एस सी एफ निकालना होगा, और एस सी एफ निकालने के बाद में उसका भाग देना होगा। एस सी एफ निकालेंगे दोनों के तरफ से, यानी इधर से भी एस सी एफ निकालेंगे, इधर से भी एस सी एफ निकालेंगे, दोनों का एस सी एफ निकालेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 24, यानी 24 वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो आयत के क्षेत्रफल में वर्ग की भुजा का भाग दे देंगे, यानी 1872 इंटू 1620, 1872 इंटू 1320, 1872 इंटू 1320 डिवाइड बाई वर्ग की भुजा क्या है, 24, तो 24 इंटू 24, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। इससे कट जाएगा 78 बार और ये इससे कट जाएगा 55 बार, तो 78 इंटू 55, आंसर आ जाएगा 4290 आंसर। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन का पार्ट 1 हम देखते हैं। 19वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है 5√2, ये करना है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, 5√2 को हम मान लेते हैं a डिवाइड बाई b, फिर 5b√2 को मान लेते हैं हम a, फिर √2 को मान सकते हैं a डिवाइड बाई 5b। और ये एक हमारी क्या है, ये सबसे पहले हम इसके विपरीत मानते हैं कि 5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम परिमेय संख्या मान के सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, लेकिन √2 के आने से ये क्या हो गई है, अपरिमेय संख्या हो गई है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या हो जाती है यहाँ पर इक्वल, तो ये हम कह सकते थे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं हुई इसलिए अपरिमेय संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखें दूसरा क्वेश्चन, जैसे इसका दूसरा 2 डिवाइड बाई √7 को पहले हम सॉल्व करते हैं, √7 इंटू √7, तो ये क्या हो जाएगा, 2 √7 डिवाइड बाई 7, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको हम क्या मानते हैं, एक परिमेय संख्या मानते हैं। अगर ये परिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है तो ये परिमेय संख्या है, नहीं सिद्ध होती है तो ये परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 7 √7 इक्वल टू a डिवाइड बाई b। √7 की वैल्यू आ जाएगी, √7 की वैल्यू आ जाएगी 7a डिवाइड बाई 2b, और ये हमारी क्या आ रही है, एक तरीके से इधर हमारी परिमेय संख्या है और इधर हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या के इक्वल नहीं आ रही है, जो हमने परिमेय संख्या मानी है वो परिमेय संख्या नहीं आई है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम देखें थर्ड क्वेश्चन, इसी का तीसरा पार्ट, 3
डिवाइड बाई 2√5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो √5 को नीचे से हटाने के लिए ऊपर नीचे √5 से √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3√5 और नीचे हो जाएगा 2 × 5 यानी 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/10 √5। इसको हम मानते हैं परिमेय संख्या, इसको मानते हैं परिमेय सबसे पहले। अगर परिमेय सिद्ध हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो अपरिमेय ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी। तो ये इक्वल टू मानते हैं a/b। इसको फिर हम इसको सॉल्व करें, यानी √5 को इधर रहने देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10a/3b। तो ये ऑटोमेटिक √5 के इक्वल हो गई है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है √5। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ पार्ट, 19वें क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन क्या है, 4 + √2। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मानते हैं इसको परिमेय संख्या, फिर सॉल्व करते हैं। 4 + √2 = a/b। फिर √2 = a/b - 4। तो √2 = a - के 4b/b। तो ये एक पूर्णांक संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अंडर संख्या है या √2 है, परिमेय संख्या है, जबकि हमने इसको परिमेय संख्या मानी थी, इस वजह से ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम देखें 20वां क्वेश्चन। 20वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। जैसे कि हमारे पास संख्या है 34.12345। इसको हमें लिखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं यानी कि इन चार कितने अंक है, 6 अंक, तो 1 के 6 जीरो लगा सकते हैं। इसको पूरा लिख देते हैं 34 12 34 5 डिवाइड बाई 1 के कितने अंक है, 6 अंक, तो 6 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब टोटल कितने अंक है, यहाँ 5 अंक है, तो 5 ही अंक, 5 ही जीरो लगेगी, 6 नहीं लगेगी यहाँ पर, तो 5 आ गई। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि x = 34 12 34 5 डिवाइड बाई, ये 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 को 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 में लिख सकते हैं, तो 34 12 345 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हमारी p/q की फॉर्म आ गई है। एक परिमेय संख्या है और क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों यहाँ पर हैं, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो ये आंसर है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि नीचे 2 और 5 दोनों ही आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पार्ट 20वें क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या है, जैसे कि 43.1234567 और 9 इसके ऊपर बार है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसका मतलब ये चीज़ है, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x = 43.1234567 9। फिर यहाँ पर जैसे कि इसको हम वापस से रिपीट करें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितने अंक हैं, टोटल 9 अंक हैं, तो 10 की पावर 9 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x = एक बार ये माना है। अब इसको 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 की पावर 9x = ये 2 बार रिपीट हो जाएगा, यानी ये अंक यहाँ से खिसक जाएगा, 10 अंक 9 अंक, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9
पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ये समीकरण 1 मानते हैं, ये समीकरण 2 मानते हैं, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9 माइनस के 1, एक्स हम बाहर ले लेते हैं, इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, पहली में से दूसरी को। तो पहली में से दूसरी को अगर हम माइनस करें, पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को, या दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को माइनस करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 43 पॉइंट, ये पूरा इधर 0 0 हो जाएगा सब कुछ। तो 9 में से 3 गए तो 6, 8 में से 4 गए 4, फिर 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1 4 3 1 2 3 4, यहाँ पर हम देखें 5 के बाद में 4 3 2 1 3 और 4, इसमें हम 10 की पावर 9 माइनस 1 करते हैं, जो संख्या आएगी उसका भाग देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाई, कितनी बार 9 आएगी, 8 बार 9 आएगा कम से कम, टोटल 9 बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 100 में से अगर एक घटाते तो 99 आता है, यानी जितने जीरो उतने 9, तो 9 बार 9 आएगा। तो ये हमारी कह सकते हैं कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है और एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें नीचे की साइड 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अशांत प्रकार की परिमेय संख्या है, अशांत है लेकिन परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। तो ये विविध प्रश्नावली है जो 2 खत्म होती है।